नमस्कार दोस्तों, यूपीएसआई की परीक्षा आने वाली है। संविधान और मूल विधि हम पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 13 होगा। इससे पहले 12 लेक्चर जो पढ़ाए गए हैं एकदम बिंदास बेहतरीन पढ़ाए जा रहे हैं, मिस करने वाले नहीं हैं। ये पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम की आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग के नाम से जाने जाते हैं। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, पढ़ते जाइए, अभी आपको समझ में आया कितने इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान का भाग 5 ही चल रहा है अभी तक, संघ शासन व्यवस्था के बारे में। तो इसमें केंद्रीय कार्यपालिका आपने पढ़ लिया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उप प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। इसका संसद भी पढ़ लिया आपने, केंद्र की जो विधायिका है। केंद्र की न्यायपालिका भी पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट। अब हम पढ़ेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 4 आर्टिकल हैं इसमें, आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी क्यों हैं देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में ये कहा गया है कि भारत के लिए एक कैग अधिकारी होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होंगे। अर्थात कैग के पद की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 148 में की गई है। जो कैग अधिकारी हैं ये भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग के मुखिया होते हैं। ठीक है, ये राज्य के लिए भी यही काम करते हैं, केंद्र के लिए भी ये काम करते हैं। हालांकि राज्य स्तर पर इनका काम थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन केंद्र के लिए काम इनका थोड़ा कम होता है। राज्य स्तर पर ये अकाउंटिंग भी करते हैं, अर्थात लेखांकन भी करते हैं, और ऑडिटिंग भी करते हैं, अर्थात लेखा परीक्षण भी करते हैं। अब ये क्या चीज़ है भाई, अकाउंटिंग क्या है? सरकार जो भी पैसा खर्च कर रही है, जहाँ भी पैसा खर्च कर रही है, उसका पूरा हिसाब नोट करना, ये अकाउंटिंग है एक तरीके का। ऑडिटिंग क्या है? सरकार ने जो भी पैसा खर्च किया, क्या सही खर्च किया? क्या पैसा उतना ही खर्च किया जितना खर्च करना चाहिए था? कहीं फिजूल खर्च तो नहीं हुआ, कोई कहीं किसी प्रकार का कोई करप्शन तो नहीं हुआ है? तो ये ऑडिटिंग में आ जाएगा। तो राज्य स्तर पर ये अकाउंटिंग भी करती हैं, ऑडिटिंग भी करती हैं, नोट भी करती हैं कि हाँ ये पैसा खर्च किया गया सरकार के द्वारा। इसके साथ जांच भी करती हैं कि क्या ये पैसा खर्च हुआ इतना सही है। पुल बनाने के लिए सरकार ने 100 करोड़ खर्च किया, क्या इतना ही खर्च करना चाहिए था? कहीं काम 50 करोड़ का हो और खर्च 100 करोड़ कर दिया गया हो, जनता के पैसे को फिजूल खर्च किया जा रहा हो। तो समझ सकते हैं आप कैग जो अधिकारी हैं कितने महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। लेकिन केंद्र स्तर पर ये केवल ऑडिटिंग का काम करते हैं। 1976 के बाद से 1950 से लेकर 1976 तक केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान काम करते थे, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों करते थे। लेकिन 1976 के बाद अकाउंटिंग का काम इन्होंने बंद कर दिया है केंद्र के लिए, अब ऑडिटिंग का काम करते हैं। केवल ये जांचा जाता है कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया क्या सही खर्च किया, कहीं फिजूल खर्च तो नहीं किया, कोई करप्शन तो नहीं किया, कोई धांधलीबाजी तो नहीं हुई है, ये सभी चेक करेंगे। तो कैग अधिकारी की वजह से ही हमारे इतिहास में बहुत बड़े बड़े जो घोटाले हुए हैं वो उजागर हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा कांग्रेस सरकार में 2G घोटाला, कोलगेट घोटाले और बोफोर्स तोप घोटाला, बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए थे। वो सामने कैसे आ पाए? इन्हीं की मदद से सामने आ पाए। ठीक, अब नियुक्ति कौन करता है इनकी? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। इनको अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। और इनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। बहुत आसान है फिर, क्योंकि इनको नियुक्त करना तो बहुत आसान है, मगर आपको ये मालूम है राष्ट्रपति किसके कहने पर काम करते हैं, किसकी सिफारिश पर काम करते हैं, किसकी सलाह पर काम करते हैं? तो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर काम करते हैं। तो ये राष्ट्रपति का स्वविवेकीय अधिकार नहीं है। जैसा मंत्रिपरिषद कहेगी, जिसे नियुक्त करने को कहेगी, उसे इन्हें नियुक्त करना ही पड़ेगा। ये आप तो समझ सकते हैं अगर राष्ट्रपति के चैप्टर आपने पढ़ा। ठीक है, इक्का दुक्का काम ही इनके हैं जो ये अपनी मर्जी से करेंगे, स्वविवेक शक्ति से करेंगे। बाकी सारे के सारे काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं ये। अब नियुक्ति तो बहुत आसानी से होगी, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ भी राष्ट्रपति ने दिला दी। अब देखते हैं कार्यकाल। इनका जो कार्यकाल होता है ना, वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, या
65 वर्ष की आयु जब तक इनकी पूरी नहीं हो जाती। दोनों में से जो भी चीज़ पहले कंप्लीट हो जाएगी वही मानी जाएगी। उदाहरण के लिए बताऊं मैं आपको, मान लीजिए कोई कैग अधिकारी हैं, इनकी नियुक्ति के समय इनकी आयु 50 वर्ष थी, तब कब तक ये काम करते रहेंगे? 6 वर्ष तक केवल काम करेंगे, 56 वर्ष तक काम करेंगे ये, ठीक है। लेकिन अगर किसी कैग अधिकारी की अपॉइंटमेंट के समय उसकी जो आयु है 62 वर्ष हो, तब क्या ये 6 वर्ष काम करेंगे? नहीं, तब ये केवल 65 वर्ष की आयु तक काम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 65 वर्ष इनकी आयु जल्दी कंप्लीट हो जा रही है और यहाँ पे इनका 6 वर्ष का जो कार्यकाल है वो जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है। तो दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा वही माना जाएगा। वेतन इनको जो है वर्तमान में 2.5 लाख रुपये वेतन दिया जाता है। जितना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन होता है ना, उतना ही इनका वेतन है, 2.5 लाख रुपये। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कितना है? 2.5 लाख है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन है 2,80,000। तो न्यायाधीशों के बराबर इनका वेतन है 2.5 लाख रुपये। और भारत की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है, भारत के कंसोलिडेट फंड से इनको वेतन दिया जाता है, जो भारत का खजाना है एक तरीके से। अब योग्यता, आमतौर पर जो IAS अधिकारी होते हैं या जो IAS अधिकारी रिटायर हो गए होते हैं उन्हीं को पद पर बैठाया जाता है। अब पद से हटाने का तरीका तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ा आपने ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार से इनको हटाया जा सकता है। सरकार इन्हें अपॉइंट तो बहुत आसानी से कर सकती है, लेकिन इन्हें हटाना अगर होगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना पड़ेगा, तब जाकर इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए कितना मुश्किल है ये। सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर आपने डिटेल में पढ़ा तो और उसमें समझ में आ ही गया होगा। तो इन्हें पद से हटाने का तरीका जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार इन्हें हटाया जा सकता है। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ये ऑडिटिंग करते रहे और इन्हें कोई बहुत बड़ा सरकार का घोटाला नज़र आ जाए, ये उजागर कर दें, तो सरकार चाहेगी कि इनको पद से हटा दिया जाए। तो इसी कारण से ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है और ये व्यवस्था की गई है कि इनको हटाया उसी प्रकार से जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, ताकि आसानी से ना हटाया जा सके, ताकि केवल सरकार के चाहने पर ही ना इन्हें पद से हटाया जा सके। सरकार और विपक्ष दोनों अगर चाहेंगे तभी ये हट सकते हैं। आप समझ सकते हैं क्यों? 2/3 बहुमत आम बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मान लीजिए लोकसभा में किसी सरकार का 2/3 बहुमत है, वो भी बड़ी मुश्किल से हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा पॉसिबल थोड़ा ना है। तो दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होगा तभी हटेंगे। वर्तमान में कैग अधिकारी कौन है? हाल ही में अभी नियुक्ति हुई है 8 अगस्त को नियुक्ति हुई है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और पहले कैग अधिकारी कौन थे? नरहरि राव। कौन थे? नरहरि राव। नोट कर लीजिएगा, जो कैग है ना, कैग का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता। आप समझ सकते हैं क्यों। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अगर इनका पद होता तो इन्हें जब चाहते राष्ट्रपति हटा देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार तो है नहीं, जब चाहे हटा दें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता वैसे ही हटाया जा सकता है इन्हें। तो इसलिए कहा जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका पद नहीं होता है, ताकि ये स्वतंत्रता से काम करते रहें, इसीलिए ये पूरी व्यवस्था की गई है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। सरकार का कोई इन पर जोर जबरदस्ती रोक ना हो। अब कार्य और शक्तियाँ देखते हैं। आर्टिकल 149 में कार्य और शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 140 आपने देखा जिसमें कैग के पद की व्यवस्था की गई है। अब आर्टिकल 149 में कार्य इनका क्या है, क्या शक्तियाँ इनके पास, वो बताया गया है। तो सबसे पहले आप ये जान गए हैं कि राज्य केंद्र दोनों के लिए काम करेंगे। एक ही कैग के अधिकारी हैं, राज्य के लिए भी केंद्र के लिए भी। ये कन्फ्यूज़ ना होइएगा कि जैसे महान्यायवादी केंद्र के लिए थे और राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है, वैसा यहाँ सिस्टम नहीं है। दोनों के लिए एक ही कैग अधिकारी हैं, एक ही कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल हैं। अब भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि से जितना भी सरकार खर्च करती है उसका पूरा लेखा परीक्षण करते हैं, पूरा लेखांकन भी करते हैं, लेखा परीक्षण भी करते हैं। हालांकि केंद्र के लिए केवल लेखा परीक्षण ही करते हैं, लेकिन राज्य के लिए अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों करते हैं। सरकार ने जो भारत का खजाना है, संचित निधि, भारत की संचित निधि और राज्यों की जो संचित निधि होती है, तो वहाँ से जो पैसे खर्च कर रहे हैं ना, उसका पूरा
जांच करना कि कहीं फिजूल खर्च तो नहीं हो रहा, कोई कहीं ज़्यादा पैसा तो नहीं निकाला जा रहा, जितना ज़रूरी है उतना ही निकाला जा रहा है ना, तो ये काम करेंगे। और भारत की आकस्मिक निधि, एक आकस्मिक निधि होती है, एक संचित निधि होती है। जब संसद का सत्र चलता है तब तो संसद के थ्रू एक मनी बिल पास करके संचित निधि से पैसे निकाले जाते हैं। अगर संसद का सत्र नहीं चलता है तब पैसों की ज़रूरत होती है तो वो आकस्मिक निधि से निकालते हैं, क्योंकि आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधिकार में होती है। राष्ट्रपति के अधिकार, केंद्र की बात कर रहा हूँ, और राज्यों के लिए राज्यपाल के अधिकार में होती है। तो यहाँ से पैसा सरकार निकाल लेती है। तो यहाँ से भी जो पैसा निकाल रही है उसकी भी ऑडिटिंग करते हैं ये लोग, कौन? कैग के अधिकारी। और सभी सरकारी जो कंपनियां हैं इनके खर्चों की भी ये जांच करती है। एनटीपीसी, ओएनजीसी, एलआईसी जैसी जो सरकारी कंपनियां हैं इनका भी खर्चों की ये पूरी जांच करेंगे, कहीं ये तो नहीं कोई करप्शन कर रहे हैं, ये तो नहीं कोई फिजूल खर्च कर रहे हैं, इनका भी ऑडिटिंग करते हैं ये। और जो सरकारी खरीद होती है, कुछ भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, तोप खरीद रहे हैं, जहाज़ खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, या कुछ भी सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, उसकी भी ये जांच करते हैं कि क्या सही रेट में बेची जा रही है, सही रेट में खरीदी जा रही है, जितना दाम है उतना ही खरीदी जा रही है, कहीं उससे ज़्यादा दाम तो नहीं खरीदा जा रहा है। तो ये सभी काम ये करेंगे। और कैग जो है ना, ये अपनी रिपोर्ट बनाते हैं पूरे साल की, और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं अगर ये केंद्र लेवल पर काम कर रहे हैं। जब राज्य के लिए काम करेंगे तो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे, उस राज्य के राज्यपाल को देंगे। ऐसा आर्टिकल 151 में कहा गया है। तो आर्टिकल 148, 149, 151 आपको समझ में आ गया। ये तीन ही आर्टिकल महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 150 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ एक नज़र में। तो आर्टिकल 150 ये कहता है, जो कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि केंद्र और राज्य का जो लेखा का प्रारूप है, अकाउंट का जो प्रारूप है, वो किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, ये राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करते हैं। मतलब राष्ट्रपति को बताते हैं कि जो हिसाब किताब हो रहा है तो वो किस तरीके से होना चाहिए, उसका पूरा प्रारूप क्या होना चाहिए, ये बताते हैं राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। तो ये है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन जो बन रहा है, गिरीश चंद्र मुर्मू ये वर्तमान में ऑडिटर जनरल हैं, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG कैग अधिकारी, ये याद रखिए करंट अफेयर, ठीक है। अगर आप वीडियो लेट देख रहे हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिए नेट पे, क्या पता ये बदल गए हों। मैं बता रहा हूँ 8 अगस्त 2020 को इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अगर आप कुछ समय बाद लेट देख रहे हैं, 3-4 साल बाद देख रहे हैं इसे, 2022 से 23 में देख रहे हैं, तो ये हो सकेगा चेंज हो गए होंगे। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्क्रीन पे 4 लेक्चर जो आ रहे हैं महत्वपूर्ण लेक्चर हैं, देख लीजिएगा। नमस्कार।